पिछले वीडियो में हम लोगों ने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा। अब वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण नाम से ही स्पष्ट है, जो दर्पण गोल हो, जिसका पृष्ठ समतल नहीं हो, उसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं, एक है उत्तल दर्पण और एक है अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दो तरह के गोलीय दर्पण होते हैं। अब देखते हैं कि उत्तल दर्पण क्या है। उत्तल दर्पण होता है वह दर्पण जो कि जिसमें परावर्तक सतह धसे हुए भाग की तरफ होता है, यानी इसका जो रजतित भाग होता है, पेंट किया हुआ भाग, वह उभरे हुए भाग पर होता है। और प्रकाश का परावर्तन जो है वह किधर से होता है? धसे हुए भाग के तरफ से। तो ये जो है इस तरह के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण क्या है कि वैसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग के तरफ से होता है। कोई भी प्रकाश पड़ेगा तो इसका परावर्तन उभरे हुए भाग की तरफ से होगा और इसका पेंट जो किया हुआ है वह धसे हुए भाग की तरफ किया हुआ है। तो इसको हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण, जिसमें दो भाग हो गया, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसके बाद हम लोग बारी बारी से समझेंगे अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। तो अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण है जिसमें प्रकाश का परावर्तन उसके दबे भाग की ओर से होता है। यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को परावर्तन के बाद फोकस पर मोड़ देती है, अर्थात अभिसरित कर देती है। तो अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, यह कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो इसमें देखो, ये बाहर जो इसका उभरा हुआ भाग है, इसके तरफ इसमें रजतित कर देते हैं, ये रजतित किया हुआ है। और जाहिर सी बात है कि जिधर रजतित नहीं है उधर से प्रकाश का परावर्तन होगा, यानी वस्तु को इधर से हम लोग देख सकते हैं। तो यदि प्रकाश इधर से आएगी तो देखते हैं प्रकाश, ये देखो प्रकाश इधर से आपतित हुआ और आपतित होने के बाद प्रकाश जो है वह एक बिंदु पर अभिसरित हो गई, यानी कन्वर्ज कर गया। इसलिए इस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। यानी अवतल दर्पण में क्या होता है कि जो भी समांतर प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आती है, वह परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जिसका नाम है फोकस, उस पर मुड़ जाती है। इसीलिए इस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। मुड़ना, एक ही बिंदु पर अभिसरित होना कहलाता है, इसीलिए इसको अभिसारी दर्पण या कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। तो जिस बिंदु पर प्रकाश किरण मिलती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। अब यह है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में कहता है कि उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण है जिसमें प्रकाश का परावर्तन उसके उभरे भाग की ओर से होता है। यानी ये जो बाहर के भाग है, इधर से प्रकाश का परावर्तन होगा और धसे हुए भाग के तरफ प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा इधर से, क्योंकि इधर से पेंट किया हुआ है, रजतित है। तो इस भाग में रजतित किया हुआ है। तो ये बाहर की तरफ से देखो, जैसे प्रकाश आ रही है, ये देखो प्रकाश का आपतन हुआ और दर्पण पर टकराने के बाद प्रकाश जो है वह फोकस के सीध में छितरा जाती है। यानी इसका जो फोकस होगा उसके सीध में वह छितरा गया। तो फोकस कहाँ है वो भी देख लो, इसका फोकस है यहाँ, और उस बिंदु पर जो जहाँ जिसके सीध में छितराती है वह बिंदु फोकस कहलाता है। एफ से निरूपित करते हैं। तो ये छितरा देती है यानी अपसरित कर देती है, इसीलिए इस दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। हम लोग बारी बारी से समझते हैं सारे बिंदुओं को कि क्या होता है। तो सबसे पहले है यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र। सबसे पहले वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र यानी कोई भी जो गोलीय दर्पण होता है वह क्या होता है, एक गोला का, एक स्फीयर का एक हिस्सा होता है। तो जिस गोला का वह हिस्सा है उस गोला का केंद्र उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो ये देखो सी जो है यह क्या है, वक्रता केंद्र है। और सी से दर्पण
को मिलाने वाली रेखा दर्पण से जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, यानी पोल, P से निरूपित करते हैं। और C और P के मध्य बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं और उसको F से निरूपित करते हैं। और यह जो काल्पनिक रेखा है जो C से F होते हुए P से होकर जाती है, इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। यह जो रेखा है XY, यह क्या है? मुख्य अक्ष है। अब है वक्रता केंद्र। अब बारी बारी से सारे बिंदुओं को हम लोग डिटेल में समझते हैं। जिस खोखले गोले का गोलीय दर्पण खंड होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अभी हम लोग इस बारे में समझे थे कि जैसे ये एक गोला है और इसी गोला का एक खंड है, यानी इतना दूर काट के हम लोग दर्पण बना लिए हैं। ये जो है इस तरफ का ये हिस्सा दर्पण बन गया है। तो निश्चित है कि इस दर्पण को बनाने में एक तरफ पेंट करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इधर से अगर हम पेंट किए हैं, रचित किए हैं, तो इस तरफ जो यहाँ जो बिंदु है, यानी इस बड़े वाले स्फेयर का सेंटर, वृत्त का सेंटर, सर्किल का सेंटर अभी जो हम लोग देख रहे हैं, यही वक्रता केंद्र कहलाता है इस दर्पण के लिए। तो वक्रता केंद्र यानी जिस खोखले गोले का हिस्सा है, जिस गोले का हिस्सा है दर्पण, उस गोले का केंद्र उस दर्पण का भी वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर है ध्रुव। तो किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को उस गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे मान लो कि यह क्या है? दर्पण है, गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो यह जो परावर्तक सतह है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो परावर्तक सतह है, इस परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु है, इसी को ध्रुव कहते हैं और इसको हम लोग P से निरूपित करते हैं, पोल। तो यही हो गया ध्रुव। और यह कहाँ से गुजरती है? C से, और इस दोनों के बीच के बिंदु को F कहते हैं, जो आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे है वक्रता त्रिज्या, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे कोई भी गोलीय दर्पण है, तो यह गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण। तो ये P है ध्रुव, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र है यहाँ। तो ये दोनों के बीच की दूरी, यानी C से P के बीच की दूरी, यह क्या कहलाती है? यह कहलाती है वक्रता त्रिज्या। इसको हम लोग R से, कैपिटल R से निरूपित करते हैं। यह हो गया वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट, इसके बाद है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष का मतलब होता है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी किसी भी गोलीय दर्पण में जो ध्रुव है और जो वक्रता केंद्र है, इससे जो गुजरने वाली यह रेखा है XY, यह रेखा क्या कहलाती है? यह कहलाती है मुख्य अक्ष। इसके बाद है मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अपसरित होती है या अपसरित होती प्रतीत होती है, उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यह जो कोई दर्पण है, जैसे यह अवतल दर्पण है, तो इस अवतल दर्पण में जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वह परावर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु पर मुड़ जाती है। तो इस बिंदु को, जिस बिंदु पर परावर्तन के बाद सारे प्रकाश किरण मुड़ती है, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। जिस बिंदु पर सारे प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मिलती है, उसको हम लोग फोकस कहते हैं। तो यही बिंदु फोकस है। जो वास्तव में क्या होता है? फोकस वह वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, जो हम लोग आगे देखेंगे। इसी तरह से अवतल दर्पण के बाद उत्तल दर्पण में भी देख लेते हैं। तो उत्तल दर्पण जो होता है उसमें रजतित जो है वह धसे हुए भाग की तरफ होता है और परावर्तक सतह बाहर होता है। तो इसका जो
गोला बनेगा वह देखो इधर बनेगा। तो इसीलिए इसमें जो है वक्रता केंद्र भीतर होगा और यहाँ फोकस होगा, और जो भी प्रकाश किरण होगी जाएगी गुजरे इस पर पड़ेगी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण वह फोकस के सीध लेते हुए छितरा जाएगी बाहर की तरफ। तो जिस बिंदु के सीध में यह छितराती है उसी बिंदु को फोकस कहते हैं। यह है फोकस दूरी। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकस अंतर कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख चुके हैं फोकस दूरी क्या है। फोकस से वक्रता त्रिज्या हम लोग अभी पढ़े हैं। तो ये जैसे दर्पण है, अवतल दर्पण, तो रजतित बाहर की तरफ है, उभरे हुए भाग की तरफ, और ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो C से P के बीच की दूरी को हम लोग R कहते हैं। ये दूरी C से P के बीच की दूरी क्या कहलाती है? R। और F से P के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। इसको हम लोग स्मॉल f से निरूपित करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या जो होता है वह दुगुना होता है किसके? फोकस दूरी के। या हम लोग यूँ कहें कि फोकस दूरी क्या होता है? वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि C और P के मध्य होता है F। तो यहाँ देखो F बराबर R/2, या इसको हम लोग R बराबर 2F भी कहते हैं। इसके बाद है द्वारक यानी एपर्चर। दर्पण के परावर्तक सतह के क्षेत्र को उसका द्वारक कहते हैं। तो कोई भी दर्पण होता है, उस दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है उसका, जैसे ये दर्पण है अवतल दर्पण, तो इसका जो परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह मतलब ये जो इसका पृष्ठ है, जितना दूर से इसका परावर्तन होता है, जितना दूर तक में हम अपने प्रतिबिंब को देख सकते हैं, वह इसका क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है, यानी एपर्चर कहलाता है किसी भी दर्पण के लिए। तो इसी तरह से उत्तल दर्पण में भी जितना इसका क्षेत्र है परावर्तक सतह, ये तो पीछे की तरफ रजतित है, और ये इधर बाहर की तरफ से उभरे हुए भाग की तरफ से जितना दूर इसका परावर्तक सतह है, जिस पे चेहरा दिखाई देता है या प्रकाश किसी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसको हम लोग द्वारक कहते हैं। फिर है आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो उसमें वस्तु की एक ऊंचाई होती है और जो प्रतिबिंब बनती है उसकी ऊंचाई होती है। तो हम लोग जैसे समतल दर्पण में देखे थे कि समतल दर्पण में क्या था कि जितना बड़ा वस्तु लेते थे उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता था। इसीलिए मान लो कि वस्तु की ऊंचाई h है तो प्रतिबिंब की भी ऊंचाई h होता था। तो इसका जो आवर्धन होता है मैग्निफिकेशन m बराबर, तो वह h/h हो गया, यानी h/h यानी कि यह हो गया 1। तो इसीलिए +1 कहा जाता है समतल दर्पण का आवर्धन। तो किसी भी समतल दर्पण हो या गोलीय दर्पण हो, उसमें आवर्धन बराबर जो होगा वह प्रतिबिंब की ऊंचाई में वस्तु की ऊंचाई से अगर हम भाग दे देते हैं तो वह हम लोगों को आवर्धन प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग जिस तरह समतल दर्पण में पढ़े थे कि भिन्न भिन्न स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, तो उसी तरह से अवतल दर्पण यानी गोलीय दर्पण में भी दोनों अवतल और उत्तल दोनों में पढ़ना है। तो पहले हम लोग अवतल दर्पण में देखते हैं कि भिन्न भिन्न स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, तो वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो यह जो सामने में दिख रहा है यह एक अवतल दर्पण है जिसमें रजतित भाग जो है इसका बाहर की तरफ है। और अब देखते हैं कि इस पर प्रकाश का आपतन होता है कैसे। तो ये वस्तु है, ये जो दिख रहा है लाल कलर का यह वस्तु है, और ये देखिए इस पर से प्रकाश का आपतन हुआ दर्पण पे। दर्पण पे टकराने के बाद यह प्रकाश फोकस पे मुख्य अक्ष के समांतर है, इसलिए यह फोकस पर मुड़ जाती है। तो देखिए कैसे फोकस पे मुड़ता है, और फोकस पर मुड़ने के बाद यह जो वस्तु का प्रतिबिंब है वह कहाँ बन गया?
फोकस पे बन गया। तो यहाँ जहाँ पे प्रकाश परावर्तित प्रकाश मिलती है वहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग याद रखेंगे कि सबसे पहले क्या है, दर्पण के सामने फोकस पर, और दूसरी स्थिति है कि वस्तु के अपेक्षा उल्टा, तीसरी है बात कि वस्तु से बहुत छोटा, और फिर वास्तविक प्रतिबिंब। ये सारे प्रतिबिंब स्थिति है कि यह जो प्रतिबिंब बना वह दर्पण के सामने बना, वस्तु के अपेक्षा बहुत छोटा बना, उल्टा बना, और चूँकि यह दर्पण के सामने बना है, उल्टा है, इसीलिए इसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये हो गया जब वस्तु अनंत पर हो तब के लिए। दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। यानी इससे पहले हम लोग देखे थे वस्तु अनंत पर था, अब जो है वस्तु अनंत से और दर्पण के करीब आ गया, यानी अनंत और सी के बीच हो गया। सी मतलब वक्रता केंद्र के बीच हो गया। तो देखिए वस्तु कहाँ पर है, सी से दूर और अनंत से पहले, इस बीच में है। तब जो है इस वस्तु से और सामने में यह कौन सा दर्पण है, यह है अवतल दर्पण, जिसका जो रजतित है वह दर्पण के उभरे हुए भाग पर है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जो दर्पण से टकराती है वह परावर्तन के बाद फोकस पर मुड़ जाती है। ये हम देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस पर मुड़ गई है। और दूसरा प्रकाश किरण जो सी से यानी वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों प्रकाश किरण, दोनों परावर्तित प्रकाश किरण कहाँ मिलती है, यहाँ पे मिल रही है। तो यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और यह प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बनता है, इसीलिए यह उल्टा होगा। और जब उल्टा है तो यह वास्तविक होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। और देख रहे हैं कि यह वस्तु की अपेक्षा छोटा है। और यह प्रतिबिंब कहाँ बना, सी और एफ के बीच। सी मतलब वक्रता केंद्र और एफ मतलब फोकस। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच यह प्रतिबिंब बना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है और वस्तु से छोटा होता है। फिर इसके बाद अब हम लोग अगला देखते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। इससे पहले वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच था, अब हम लोग और नज़दीक लाते हैं दर्पण के, तो वस्तु पहुंच जाता है सी पर। और सी पर वस्तु आने के बाद इसका प्रतिबिंब देखते हैं कहाँ बनता है। तो सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण है वह दर्पण से टकराकर कहाँ मुड़ जाती है, फोकस पे। तो ये हम लोग देखते हैं कि देखिए इस तरह से एक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है वह प्रकाश किरण परावर्तन के बाद देखिए फोकस पर मुड़ जाती है, और दूसरी प्रकाश किरण जो फोकस से होकर के आती है वह मुख्य अक्ष के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों प्रकाश किरण जो परावर्तित प्रकाश किरण है वह परावर्तन के बाद इस बिंदु पर मिलती है, तो यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो जहाँ वस्तु था यानी वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर बनता है, और वस्तु की अपेक्षा यह उल्टा होगा, और यदि यह उल्टा है तो वस्तु यह वास्तविक होगा, और जब यह वास्तविक है तो ये, और साथ साथ क्या है, इसका माप जो है, आकार जो है वह वस्तु के बराबर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, लेकिन वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है और वस्तु के बराबर होता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वस्तु को अब हम लोग ले जाते हैं कहाँ पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो देखिए वस्तु है कहाँ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो
एक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वह परावर्तन के बाद फोकस पर मुड़ जाती है, और दूसरा प्रकाश किरण जो फोकस से होकर आती है परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इस तरह से जो प्रतिबिंब बनेगा वह दोनों परावर्तित किरण जहाँ पर मिलती है वहाँ प्रतिबिंब बनेगा, और यह प्रतिबिंब का स्थिति हम लोग को पता चल जाएगा अब कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो देखिए यह प्रतिबिंब जो है कहाँ बना, दर्पण के सामने बना और केंद्र से दूर बना, केंद्र के परे बना, और साथ साथ वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा क्योंकि यह दर्पण के सामने बनता है, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चूँकि यह उल्टा है इसीलिए यह वास्तविक प्रतिबिंब होगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहती है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कहाँ बनता है और कैसा बनता है, तो वह प्रतिबिंब बनता है सेंटर से दूर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनता है, और उल्टा बनता है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि वस्तु जब फोकस पर हो तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग वस्तु को फोकस पे रखते हैं। तो ये देखिए वस्तु फोकस पर है, और अब हम लोग इसके प्रकाश आरेख को बना के दर्शाते हैं, देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो एक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह परावर्तन के बाद फोकस पर मुड़ जाती है, और दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र के सीध में जाती है वह अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों प्रकाश किरण के बीच की जो दूरी है यह हमेशा बराबर है। कहने का मतलब दोनों परावर्तित प्रकाश किरण समांतर है। तो समांतर रेखा कहाँ मिलती है, कहीं नहीं, उसको हम लोग कहते हैं कि वह अनंत पर मिलती है। तो मान लेते हैं कि वह दोनों रेखा अनंत पर मिलेगी, तो इसलिए कहते हैं कि प्रतिबिंब भी अनंत पर बनेगा। तो जब वस्तु फोकस पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने अनंत पर बनता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, वस्तु से बहुत बराबर प्रतिबिंब बनेगा, साथ साथ यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो इस तरह से इसकी प्रतिबिंब की ये चारों स्थिति है कि जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक होगा, और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फोकस से भी और नज़दीक आते हैं दर्पण के पास। तो कहते हैं कि जब वस्तु फोकस और दर्पण के बीच हो, फोकस और दर्पण के बीच हो, तो यह अवतल दर्पण है, और वस्तु को रखते हैं कहाँ, फोकस और दर्पण के बीच में। तो देखिए एक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वह परावर्तन के बाद फोकस पर मुड़ जाती है, और दूसरी प्रकाश किरण जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीध में जाती है वह परावर्तन के बाद अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि दोनों प्रकाश किरण के बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ रही है। दोनों ये परावर्तित प्रकाश किरण के बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ रही है। इसका मतलब है यह कहीं नहीं मिलेगी, समांतर था तो कह दिए अनंत पे मिलेगी, लेकिन यहाँ तो ये दूरी बढ़ रही है, तो ये कहीं भी मिलना इसका संभव नहीं है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि यह जो दोनों रेखा है इसका इधर कहीं भी मिलना संभव नहीं है। तो इसको हम लोग आभासी रूप में पीछे की ओर बढ़ाते हैं दोनों प्रकाश किरण को, यानी जो दोनों प्रकाश किरण परावर्तित प्रकाश किरण है उसको पीछे की ओर अगर हम उसको डॉटेड लाइन खींचते हैं तो देखते हैं कि वह दोनों प्रकाश किरण इस बिंदु पर मिलती है, और हम कहते हैं कि इस बिंदु पर यह प्रतिबिंब बना, और चूंकि यह दर्पण के पीछे बना इसीलिए यह सीधा बनेगा, और सीधा है तो इसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो यह प्रतिबिंब आभासी होगा, वस्तु की अपेक्षा सीधा होगा, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और यह दर्पण के पीछे बनता है। तो अभी हम लोग जितने भी स्थिति में देखे हैं अवतल दर्पण में, उन सारी स्थितियों में यही एक स्थिति है जब वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। बाकी हर एक स्थिति में वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बना था। तो अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब कब बनता है, तो जब वस्तु फोकस और दर्पण के बीच हो तब सीधा प्रतिबिंब बनता है। बाकी प्रत्येक स्थिति में उल्टा प्रतिबिंब बनता है।
अवतल के बाद अब हम लोग उत्तल दर्पण पे चलते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। तो जब वस्तु अनंत पर हो, इसमें भी पहला स्थिति है कि यह कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण है तो रजतित जो है इसका धसे हुए भाग पर होगा और प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होगा। तो सबसे पहले वस्तु को अनंत पे रखते हैं और देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद फोकस के सीध में छितरा जाती है। फोकस के सीध में देखिए ये छितरा गया। तो फोकस के सीध में छितराने के कारण इसका जो प्रतिबिंब है वह कहाँ बना, अनंत फोकस पर, सॉरी, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे यहाँ फोकस पर बना। और चूंकि यह दर्पण के पीछे बना इसीलिए यह आभासी प्रतिबिंब है। यह क्या है, आभासी प्रतिबिंब है और वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा सूक्ष्म बिंदु नुमा प्रतिबिंब बनता है और यह सीधा होता है। साथ साथ इसको हम लोग कहते हैं कि यह दर्पण के पीछे है इसीलिए यह आभासी है, इसीलिए यह सीधा है। आभासी है तो सीधा होगा और यह वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा है। दूसरी स्थिति हम लोग लेते हैं जब अनंत और दर्पण के बीच में है। जब वस्तु कहाँ है, अनंत और दर्पण के बीच में है, तब देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो यह वस्तु है, यह रजतित किया हुआ है भीतर की तरफ, धसे हुए भाग की तरफ। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस के सीध में छितरा जाती है और दूसरा प्रकाश किरण जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीध में आती है वह भी अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है। तो हम देखते हैं कि दोनों आभासी रूप में दर्पण के पीछे इस बिंदु पर मिलती है, इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना, छोटा बना, वस्तु की अपेक्षा छोटा बना और दर्पण के पीछे है तो आभासी होगा, वस्तु की अपेक्षा सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। तो दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब अक्सर हम जानते हैं कि आभासी होता है, आभासी है तो सीधा होगा और वस्तु की अपेक्षा यह छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में वस्तु कहाँ रहने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अब हम लोग गोलीय दर्पण के उपयोग की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अवतल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है जैसे किसी भी टॉर्च या हेडलाइट होता है गाड़ी का या टेबल लैंप है, ये सब के परावर्तक सतह के रूप में होता है। तो जैसे देखिए ये टॉर्च है, टॉर्च में यहाँ पे जो आगे में उसका रिफ्लेक्टर होता है, कटोरा होता है जिससे प्रकाश परावर्तित होकर के सामने में एक बिंदु पर जमा होता है, उसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में परावर्तक सतह के रूप में। और ये गाड़ी का हेडलाइट के में भी उसका प्रयोग होता है और सर्च लाइट में भी होता है। साथ साथ टेबल लैंप जो होता है हमारा, उस टेबल लैंप में भी जो पीछे का भाग होता है, जो टेबल लैंप होता है, उस टेबल लैंप में यहाँ जो होता है परावर्तक सतह, वह कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, हजामती दर्पण के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। हजामती दर्पण के रूप में प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि एक ऐसा स्थिति हम लोग देखे हैं जब अवतल दर्पण में सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वह स्थिति क्या है कि वस्तु को दर्पण और फोकस के बीच में रखते हैं। तो यहाँ भी जब कि कोई व्यक्ति अपना दाढ़ी बनाता है तो दर्पण के सामने जब वह रहता है तो उसमें क्या होता है कि वह अपने आप को दर्पण के फोकस के बीच में रखता है। इससे उसका जो चेहरा है वह बड़ा दिखाई देता है और कोई भी छोटा छोटा अगर दाढ़ी नहीं कटता है, छूट जाता है, तो वह उसको स्पष्ट दिखाई देता है और उसका क्लियर दाढ़ी बनता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हजामती दर्पण के रूप में प्रयोग होता है अवतल दर्पण का, बशर्ते कि वस्तु को दर्पण और फोकस के बीच में रखा जाए। तो ये कभी कभी सवाल आता है क्यों होता है,
तो क्योंकि वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, इसीलिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का, हजामती दर्पण के रूप में। नेक्स्ट, दंत चिकित्सक के द्वारा दांत को स्पष्ट देखने के लिए आप लोग देखे होंगे कि जो डेंटिस्ट होता है, दांत के डॉक्टर, वह दांत के भीतर के हिस्सा में घाव हो या किसी तरह का कटा हुआ निशान है या कुछ उसमें इन्फेक्शन है तो उसको देखने के लिए एक लेंस का प्रयोग करता है। उस लेंस में कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? उसमें लगा हुआ रहता है अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण के किस स्थिति का उपयोग करता है? वह अवतल दर्पण के उस स्थिति का प्रयोग करता है जब वस्तु को फोकस और दर्पण के बीच में रखा जाता है, ताकि जो प्रतिबिंब बने वह बड़ा बने और सीधा बने। तो इस तरह से जो इन्फेक्शन है, जो दांत में प्रॉब्लम है, वह बड़ा दिखाई देता है और डॉक्टर को समझने में आसानी होता है। इसीलिए दंत चिकित्सक के द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दांत को स्पष्ट देखने के लिए। अगला है सौर भट्टी में सूर्य प्रकाश को केंद्रित करने में। तो ये देखिए सौर भट्टी है और इसमें यहाँ पे खाना जो भी बनाना है या पानी गर्म करना है उसको रख दिया गया है और यहाँ पे पूरे परावर्तक सतह से प्रकाश परावर्तित होकर के इस बर्तन पे पड़ रहा है और इस तरह से यह खाना बन जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर हीट उत्पन्न होता है, तो इसलिए सौर भट्टी में सूर्य प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इसके बाद है उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का सबसे मुख्य उपयोग है कि गाड़ी में जो साइड मिरर होता है बैक देखने के लिए, उसमें प्रयोग होता है उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा और सीधा होता है, इसीलिए इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है। इसके पीछे के बड़े से बड़े क्षेत्र को देखा जा सकता है और इसमें जो पीछे में बड़ा बड़ा जो भी कोई दूसरी गाड़ी आ रही है या कोई भी पीछे का जो नज़ारा है, दृश्य है, वह सभी छोटा रूप में हमारे दर्पण में दिखाई देता है और हम दूर दूर तक देख सकते हैं, इसीलिए इस दर्पण का प्रयोग होता है। तो अगर उत्तल दर्पण के बदले अवतल दर्पण का प्रयोग कर देंगे तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि उसमें से उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा और अगर समतल दर्पण का प्रयोग कर देंगे तो उसमें वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, तो दूर तक हम नहीं देख पाएंगे। और इसी कारण से उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि इसमें बना प्रतिबिंब सीधा होता है और वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये था हम लोगों का उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण यानी गोलीय दर्पण के द्वारा प्रकाश का परावर्तन एवं उसका उपयोग। तो ये सब इस चैप्टर का, प्रकाश चैप्टर का परावर्तन का हिस्सा यहाँ ख़त्म होता है। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, यानी उसमें हम लोग लेंस के बारे में, लेंस के प्रकार के बारे में, लेंस के उपयोग के बारे में, ये सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे। अगर कहीं किसी तरह की कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे इस तरह के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।